हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपके लिए आबकारी आरक्षक परीक्षा 2019 आज से शुरुआत हो चुकी है। इसकी आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी की तीनों शिफ्टों के मिलाकर जीके, जीएस और साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विद डिटेल में आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आने वाली अगर आपकी शिफ्ट में कभी भी कल परसों जब भी आपका पेपर है तो यहां से प्रश्न जरूर रिपीट होगा, उसके आसपास का प्रश्न पूछा जाएगा। सारे प्रश्न मैंने कवर किए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। सबसे पहले मैंने मध्य प्रदेश के जीके से जितने प्रश्न आए हैं उनको लिया है, उसके बाद में सारे प्रश्न लिए हैं। तीनों शिफ्टों के मिलाकर सारे क्वेश्चन इसमें लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कवर करने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। तो ये जो डिटेल वाला जो मैं बता रहा हूँ, तो ये आपके आने वाले एग्जामों में यहीं से प्रश्न बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ पर बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बनाया गया था, जबकि दूसरा तितली पार्क इंदौर जिले के रालामंडल अभ्यारण्य में बनाया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला तितली उद्यान कौन सा है, तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों कर्नाटक में है। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न आया था और इसके आसपास का भी आया था, तो देख लीजिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1 जून 1955 को की गई थी, जबकि इसे टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य 1973 में घोषित किया गया था और पहला ये बाघ अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का। आगे बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर है, तो ये मंडला और बालाघाट 2 जिलों में विस्तारित है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 940 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर जो है आपका शुभंकर भी जारी किया गया था, तो उस शुभंकर को का नाम जो है वो क्या है? भूरसिंह बारासिंगा, और ये रोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कत्था कारखाना कहाँ है? तो कत्था क्या होता है दोस्तों? तो कत्था आपने पान में भी देखा होगा, तो कत्था खेर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश का पहला कत्था कारखाना बानमोर मुरैना में है, जबकि दूसरा कारखाना जो है कत्था कारखाना शिवपुरी में। मतलब मध्य प्रदेश में 2 ही सरकारी कत्था कारखाना है, बानमोर मुरैना और दूसरा शिवपुरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड और तीसरी बड़ी आपकी एग्जाम में पूछा गया था कोल। तो ये तीनों ही आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो कमार जनजाति, जो सीधी जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सही जवाब होगा गोंड। अगला प्रश्न देखते हैं, जय विलास महल कहाँ पर है? तो सभी जानते हैं। देखिए, जय विलास महल 1874 में इसका निर्माण किया गया था और ये ग्वालियर में है। वास्तुकार कौन है? तो सर माइकल फिलोज जय विलास महल के वास्तुकार हैं और इसका संबंध जीवाजी राव सिंधिया या सिंधिया परिवार से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न एक बहुत ही खतरनाक प्रश्न पूछा था, जिसको जो इस साइड के हैं उनको पता होगा। निरार माता का मंदिर जो आंखों के लिए, आंखों की देवी के लिए जाना जाता है, ये जोरा तहसील मुरैना में आता है, पहाड़गढ़ वाले क्षेत्र में। जोरा तहसील मुरैना, याद रखना। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण जलप्रपात, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। लक्ष्मण जलप्रपात कहाँ पर है? तो लक्ष्मण जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर अनूपपुर जिले में है, आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जोबट परियोजना कहाँ पर है? तो जोबट परियोजना या जोबट बांध, ऐसा कुछ प्रश्न आया था। तो जोबट परियोजना या जोबट बांध मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में है। और जोबट बांध या जोबट परियोजना जो है ये किस नदी पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हथिनी नदी पर है, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का वास्तुकार कौन था? तो मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को मिंटो हॉल कहा जाता था, जो भोपाल की बेगम के द्वारा जो चार्ल्स मिंटो थे उनके सम्मान के लिए बनवाया गया था। और अभी जो मध्य प्रदेश का नवीन विधानसभा भवन है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बहुत अच्छा प्रश्न है और यहाँ से आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जब पहला राष्ट्रपति शासन 1976 में लगाया गया था, उस समय मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल, मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल और राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा या एस सिन्हा, इन्हें कहते हैं सत्यनारायण सिन्हा। तो पहला राष्ट्रपति शासन 1976, मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल और राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा। अगला, दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगाया था? तो 1980 में लगाया था। उस समय मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे और राज्यपाल जो थे सीएम पूनाचा थे, ये याद रखिएगा। और तीसरा राष्ट्रपति शासन 1992 में लगाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और राज्यपाल थे भगवत दयाल शर्मा, तो ये भी याद रखिए। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत आपका आने वाली शिफ्ट में, आने वाले दिनों में अगर पेपर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे फैक्ट के आसपास को कवर किया है और यहाँ से जरूर प्रश्न आएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सितारमैया थे। सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति भी कौन थे? पट्टाभी सितारमैया, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, मेहर बैंड का संबंध किससे? तो मेहर बैंड का संबंध मध्य प्रदेश के सतना जिले से है। अगर आपसे पूछ ले कि मेहर माता का मंदिर कहाँ है, सॉरी माँ शारदा माता का मंदिर कहाँ है, तो ये कहाँ है? मेहर सतना में है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो भी मेहर को जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के किस शासक को हराया था? बहुत ही शानदार प्रश्न मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से आया है। ये प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में मालवा पर आक्रमण किया था और मालवा में उस समय जो शासक था परमार वंश के राजा थे महलक देव। तो महलक देव और इनके एक साथी थे मंत्री गोगा, महलक देव के मंत्री थे गोगासी। इन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी का बहुत था प्रयास इनको हराने का किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक शक्तिशाली राजा था। तो इस लड़ाई में गोगा जो था वो मारा गया और महलक देव ने मांडू के किले में क्या कर ली थी? शरण ले ली थी, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, परमार वंश की राजधानी से भी पूछा गया था कि परमार वंश की राजधानी या संस्थापक, दोनों में से एक प्रश्न पूछा गया था। तो दोनों प्रश्न बता देता हूं। परमार वंश के जो संस्थापक थे उपेंद्र कृष्णराज थे। परमार वंश की राजधानी जो थी धार थी और इनके सबसे प्रतापी राजा कौन थे? राजा भोज, जिन्होंने भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब का निर्माण करवाया था। साथ ही इन्होंने धार जिले में सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है, ये अभी तक के जो प्रश्न हैं ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड पूछे गए थे, मैंने आपको एक साथ कवर करा दिए हैं। अब सारे प्रश्न आएंगे। आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये प्रश्न पूछा गया था सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में। तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा जारी की जाती है और IMF का जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आपको पता है दिल्ली में जब तुगलक वंश का शासन चल रहा था और तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जो पागल बादशाह कहलाता था, और इसी के समय पूरे भारत में आंतरिक विद्रोह सबसे ज़्यादा हुए और उसी क्रम में दक्षिण भारत के अंदर दो बड़ी सत्ताओं का स्थापना हुई, जिसमें 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की और 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू नाम के व्यक्ति ने की थी। तो याद रखना उस समय दिल्ली का जो शासक था कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, रक्त पिपासु पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, या ऐसा ही कुछ प्रश्न था, या नियुक्ति कौन करता है? दोनों में से एक प्रश्न हो सकता है। देखिए, उच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ है वहाँ का राज्यपाल दिलाता है। देखिए, संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 217 में यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श की जाती है। यानी अगर उच्च न्यायालय की नियुक्ति के बारे में पूछे तो उच्च न्यायालय की नियुक्ति, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश
जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उनकी स्थापना की जाती है। याद रखिएगा, आर्टिकल 217 में इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न आया था कि गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद नहीं है या ऐसा कुछ प्रश्न आया था, अनुच्छेद नहीं है या हैं। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने जो अपने सिद्धांत दिए उनमें कहीं ना कहीं ये आर्टिकल आते हैं। देखिए, आर्टिकल 40 में कहा गया था कि पंचायतों का या ग्राम स्वराज का गठन की बात आर्टिकल 40 में गांधी जी ने कही थी, और इन्हीं के आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था जैसा जो बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो पाया आर्टिकल 40 के आधार पर ही हो पाया। आर्टिकल तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं आज। अनुच्छेद 40 पंचायत स्वशासन का गठन, आर्टिकल 43 उचित मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर, 43B में सहकारी समितियों का संबंध है, 46 में अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्ग का शोषण से संबंधित संरक्षण से संबंधित है, आर्टिकल 47 पोषण जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है, आर्टिकल 48 वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन से संबंधित है। तो ये आर्टिकल भी आप याद रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? ये प्रश्न पूछा गया था, मिसेज वर्ल्ड 2022 या हो सकता है मिस वर्ल्ड पूछा है, तो एक बार देख लेना। मिसेज वर्ल्ड 2022 जहाँ तक मुझे पता है मिसेज वर्ल्ड 2022 पूछा गया था, तो सरगम कौशल हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? 31वां बिहारी, सबसे पहले बता दूं कि एक बिहारी पुरस्कार हिंदी साहित्यकारों को दिया जाता है, मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मधु काकरिया को 2021 का बिहारी पुरस्कार दिया गया जो 31वें नंबर का था, ठीक है। और 32वें नंबर का आने वाली एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना, डॉक्टर माधव हाड़ा को 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था, या वास्को डिगामा भारत कहाँ आया था या कब आया था, ऐसा कुछ प्रश्न था। सारे प्रश्न एक साथ में आपको लेकर आए। देखिए, वास्को डिगामा कहाँ का था, तो ये पुर्तगाल का था। कहाँ का था दोस्तों? पुर्तगाल। और पुर्तगाल की अगर राजधानी पूछ ले तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। 1498 में वास्को डिगामा भारत आया और इसने समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट बंदर का जो केरल में आता है वहाँ पर ये पहली बार आया और वहाँ के राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, याद रखना। अगला प्रश्न है, कर्म योद्धा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, कर्म योद्धा पुस्तक जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी आत्मकथा है ये, तो उन्हीं के द्वारा ये लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का संबंध चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, ऐसा कुछ प्रश्न आया था। तो चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद है वो 324 है, लेकिन उससे संबंधित ये 5-6 अनुच्छेद याद रखना, ये भी चुनाव आयोग से संबंधित हैं, जिसमें धर्म जाति या लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावे के लिए अपात्र नहीं होगा। यह आर्टिकल 325। तो 326 में लोकसभा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का वयस्क मताधार के आधार पर आर्टिकल 326, विधानसभा के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति आर्टिकल 327। तो दोस्तों, ये भी आप याद रखना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आने वाली एग्जामों में ये आर्टिकल पूछे जा सकते हैं। अगला है, आपसे पूछा गया था विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो सारे विटामिनों को रासायनिक नाम मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम था दोस्तों टेकोफेरोल। इसके अलावा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल और विटामिन के का फाइटोमेनाडियोन, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो मैंने इस साइड लिखे हैं, ये जो है दोस्तों जल में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ये भी याद रखना, वसा में। और जल में ये सारे जो विटामिन हैं ये जल में घुलनशील हैं दोस्तों, ये भी याद रखना। और इनके रासायनिक नाम भी आप याद रखना। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, B1 का नाम थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फोलिक
और B12 का कोबालिन, साइनोकोबालिन है ना। तो दोस्तों ये याद रखना। अगला प्रश्न है जीएनपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है और उसमें दोस्तों बहुत सारे फुल फॉर्म हैं, एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी। तो इनके फुल फॉर्म भी आप थोड़ा सा देख लेना एक बार। जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किससे लड़ा गया था या ऐसा कुछ पूछा था, तो मैं सारी जानकारी दे देता हूँ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक था और मराठाओं के बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। पहला अगर पूछें कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और दूसरा जो अगर पानीपत का युद्ध पूछे तो 1526 में बाबर के पोते यानी अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य जो दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था और इन दोनों के बीच में बैरम खान ने हेमू के साथ युद्ध किया था और इसमें अकबर की विजय हुई थी। दोस्तों पानीपत का जो मैदान है ये हरियाणा में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान क्या? तो दोस्तों आने वाली एग्जाम में अगर आने वाले दिनों में आपका पेपर है तो सूचकांक जरूर आप पढ़ के जाइएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 8वां स्थान है दोस्तों, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है COP26 से कुछ प्रश्न आया था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में किया गया है, याद रखना। अगला है लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो हो सकता है आपको आने वाली एग्जाम में 2020 का पूछ ले, तो 2021 का तो मैं बता देता हूं, कुमार शानू को दिया है जो पार्श्व सिंगिंग है, प्लेबैक सिंगिंग है, कुमार शानू को दिया गया। और 2020 का पूछे दोस्तों तो आनंद मिलिंद को ये दिया गया था। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1984 से हुआ था। लता मंगेशकर का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था दोस्तों, एड्स का। तो देखिए एड्स का पूरा फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये एक विषाणु जनित बीमारी है जो HIV नाम का जो वायरस है उसके द्वारा ये फैलती है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है GST के सचिव कौन है? बहुत शानदार प्रश्न करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स दोस्तों 2022 का आ रहा है। GST के सचिव कौन है? तो GST के सचिव हैं दोस्तों अरुण गोयल, इनको हाल ही में नियुक्ति मिली थी, अरुण गोयल। अगला प्रश्न है माधवीपुरी बूच का संबंध। तो माधवीपुरी बूच जो कि आपको पता है हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? माधवीपुरी बूच। सेबी की स्थापना शायद दोस्तों एक बार देख लेना 1982 या 88 में हुई थी, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मावत पुस्तक के लेखक, तो पद्मावत पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है और मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के शासन समकालीन थे, याद रखना। शेर शाह सूरी के समकालीन थे, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित मतलब आपसे पूछा जा सकता है आने वाली कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये जो अग्नाशय या इसे पैंक्रियाज भी कहा जाता है, ये मिश्रित, ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि दोनों का काम करती है। अगला प्रश्न है LPG का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन प्रोपेन होती है जो आपका घरेलू गैस होता है, और घर के जो घरेलू गैस होता है LPG उसमें सुगंध के लिए मिथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है, याद रखिएगा। लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेलेटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? मेलेटोनिन हार्मोन जो है, मेलेटोनिन क्या है? हार्मोन, और कहाँ से निकलता है? तो एक मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है दोस्तों पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि है, मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि, यहाँ से निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन। और मेलेटोनिन हार्मोन को शरीर की जैविक घड़ी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये सेल से भी प्रश्न आया था, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी।
और ये भी पूछा जा सकता है कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज के 20 फरवरी के तीनों शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चन मुझ तक पहुंचे हैं उन सभी का एनालिसिस पूरे डिटेल के साथ मैंने आपको दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है और आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।